स्टूडेंट्स, आज का सेशन जो है वो सीएपीएफ पेपर 2 के कट ऑफ के बारे में बताएगा, टारगेट के बारे में, और पेपर 2 का प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब आप कट ऑफ आप देख रहे हो स्क्रीन पर। ये 2022 से लेकर आप 21, 20, 19, 18, 17, 2023 का रिटर्न का तो आ गया है। कट ऑफ जब पूरा रिजल्ट आ जाता तब कट ऑफ निकलती है, इसलिए हमें कट ऑफ नहीं पता है। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से नजर आ रहा है। एक तो आप वैकेंसी देखो। सबसे हाई कट ऑफ जो गया था 2021 में गया था 138। और अगर आप देखोगे 2021 को वैकेंसी बहुत कम थी, तो कट ऑफ भी बहुत हाई गया था 138। ये जो मैं कट ऑफ बता रही हूँ जनरल का बता रही हूँ। एसटी शेड्यूल ट्राइब का कट ऑफ पेपर 1 में 10-12 मार्क्स कम होंगे। जब फाइनल कट ऑफ निकलती है, फाइनल का मतलब पेपर 1 और पेपर 2 मिला के जब कट ऑफ निकलती है, तो उसमें जो कट ऑफ निकलती है जनरल कैटेगरी से, और जो एसटी की कट ऑफ निकलती है, तो एसटी की कट ऑफ आप समझ लीजिए 15 मार्क्स कम रहते हैं एसटी के, जो थोड़ा कम रहता है। और मगर अगर आप पेपर 1 में देखोगे, सिर्फ पेपर 1 का देखोगे तो 10 मार्क्स नीचे रहेगा। पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कट ऑफ देखोगे तो 15 मार्क्स नीचे रहते हैं। ओके। अच्छा, ये 450 में है, आप लोगों को पता होगा। पेपर 1 आपका 250 का, पेपर 2 200 का, तो इस 450 में 226। ये 250 में 138 कट ऑफ निकला था 2021 में, जब वैकेंसी बहुत कम आई थी। और सबसे कम कट ऑफ निकला था 2018 में, जब वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। कट ऑफ गया था 95, और दोनों का मिला के कट ऑफ गया था 1666। कोई इतना लो कट ऑफ कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो स्टूडेंट्स, कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बढ़ रहा है या पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, ये सब कोई रीजन नहीं है। रीजन सिर्फ वैकेंसी का है। वैकेंसी ज्यादा रहेगी तो कट ऑफ कम रहेगा, वैकेंसी कम रहेगी तो कट ऑफ ज्यादा रहेगा। ये चीज। तो आप लोगों को टारगेट क्या रखना चाहिए? कम से कम 145 का टारगेट रखो। और वो डिपेंड भी करता है वैकेंसी पे स्टूडेंट्स। मगर फिर भी, चाहे वैकेंसी ज्यादा हो कम हो, आप टारगेट 140 प्लस का हमेशा रखो। हमेशा 140 प्लस का बेटर है, 145 का एकदम सही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब अ, आप लोगों को ध्यान होगा कि देखिए, होता क्या है कि पेपर 1 में अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे, पेपर 1 में आप लोगों को कम आता है, और मगर फिर भी आपने रिटर्न क्लियर कर लिया। सपोज 137 कट ऑफ है और आप लोग को 137 ही आया और आपने रिटर्न क्लियर कर लिया है, तो बहुत मुश्किल है फाइनल कट ऑफ तक पहुंचना। फाइन। इसीलिए आप लोग पेपर 1 में सबसे ज्यादा मेहनत करना। पेपर 2 पे कभी डिपेंडेंट मत होना। पेपर 2 विश्वास करने वाला पेपर नहीं है। पेपर 2 पे आप लोग बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हो, ये आप लोगों को कभी भी धोखा दे सकता है। पेपर 1 आप लोगों को धोखा नहीं देगा। अगर आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम थॉरो है, एकदम सॉलिड प्रिपरेशन है पेपर 1 की, तो अगर पेपर 2 में और पेपर 1 में अगर बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, आपको स्टूडेंट्स को आते हैं 160, 165 आते हैं स्टूडेंट्स को, और पेपर 2 में आपका 70 भी आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब भी आप फाइनल कट ऑफ तक पहुंच जाओगे। मगर पेपर 1 में अगर आपका थोड़ा सा लूज एंड रहा, और पेपर 2 आप कितना भी भरोसा कर लो पेपर 2 पे, मगर फिर भी, और कितनी भी मेहनत भी कर लो पेपर 2 पे, मगर आप लोग ये नहीं बोल सकते हो मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा है पेपर 2 में मुझे इतने आ जाएंगे, नहीं बोल सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। इट डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस क्वेश्चन के लिए। फिर उसके बाद आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय एग्जाम देते वक्त,
क्या आपको जो क्वेश्चन से कनेक्टेड कंटेंट तुरंत क्लिक किया? क्या क्लिक करने के बाद आपने उसको क्या बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा है? क्या आपकी राइटिंग स्पीड सही है? अगर मैं बोल रही हूँ पेपर 2 भरोसे करने लायक नहीं है, वो यही कारण से नहीं है क्योंकि उसमें पूरा आपको लिखना पड़ता है। आपकी बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं पेपर 2 का स्कोर के लिए। आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, उस समय आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, क्वेश्चन को आप समझ सके हो कि नहीं, समझ गए हो तो क्या आपने सही कंटेंट लिया है कि नहीं। एक मगर पेपर 1 में अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, देखिए एक तो प्रिपरेशन होता है जो हम लोग करते आते हैं, मगर एक प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस का मतलब जो भी पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहा है उसको बाय अप्रैल अप्रैल से शुरू हो जाना चाहिए मॉक टेस्ट देने का। हालांकि मैं मॉक टेस्ट पे उतना बिलीव नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट न दे के प्रीवियस 10 इयर्स का सीडीएस का पेपर सॉल्व करे, प्रीवियस 10 इयर्स का एनडीए का पेपर सॉल्व करे, यूपीएससी वाला पेपर कुछ हद तक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा उसका लेवल हाई रहता है सिविल्स वाला, मगर फिर भी और सीएपीएफ का 10 इयर्स का पेपर सॉल्व करिए और मल्टीपल टाइम्स, आपको कोई मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली प्रीवियस ईयर सीडीएस एनडीए एंड सीएपीएफ, सिर्फ उसका आप मल्टीपल टाइम सॉल्व करोगे, आपको यूपीएससी का पल्स पता चल जाएगा, वो किस तरह से ऑप्शन में फंसाता है सब पता चल जाएगा। और मल्टीपल टाइम्स आप सॉल्व करोगे तो आपको तो क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे, कैसे ऑप्शंस दिए जाते हैं वो सब भी याद हो जाएंगे। और आप लोग को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को किस ढंग से पूछा जाता है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से ये लोग पैटर्न चेंज कर देते हैं एकदम अचानक से। बहुत कुछ पता चल जाएगा अगर आप लोगों ने एक ही क्वेश्चन पेपर को कम से कम 3 बार सॉल्व किया। यानी आप लोगों को जो 10 इयर्स, प्रीवियस 10 इयर्स का भी नहीं सॉल्व कर सकते तो प्रीवियस 5 इयर्स का करो, क्योंकि एनडीए 2 बार होता है, सीडीएस भी 2 बार होता है, सीएपीएफ का 10 साल का सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत कुछ यूपीएससी के बारे में पता चल जाएगा, उनके क्वेश्चन पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा। तो पेपर 1 का प्रिपरेशन तो है ही, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है पेपर 1 की प्रिपरेशन। रही बात पेपर 2 की प्रिपरेशन, तो उसके बारे में हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। मगर आप लोगों का जो टारगेट पेपर 1 का है वो लोग आप लोग गोल सेट कर लो कि मुझे पेपर 1 में 140 प्लस आना बहुत जरूरी है। ओके, और पेपर 2 का जो टारगेट है वो आप लोग 75-80 रखो, हो सकता है उससे ज्यादा भी आ जाए, मगर 75 अबव ही रखना, पेपर 2 का ये टारगेट होना चाहिए। ओके, अच्छा 145 प्लस 75 अगर ऐड करोगे तो कितना होगा? 145 प्लस 75 ऐड करते तो 220 जाता है, 220 जाएगा तब भी जो फाइनल कट ऑफ है 226, उसमें भी आप नहीं पहुंच पाओगे। आप सोचिए, फाइनल, ये फाइनल मैं बार बार बोल रही हूँ मगर ये रिटर्न कट ऑफ है पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर। तो स्टूडेंट्स कोशिश देखिए, अगर आप लोगों का पेपर 2 का प्रिपरेशन ऐसा है कि आपको 165 प्लस आ जाए तो आपको पेपर 2 के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो यार 70 प्लस आ जाए आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और पेपर 2 पे बहुत स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रही हूँ, पेपर 2 बहुत डाइसी होता है, बहुत ज्यादा डाइसी होता है। इसीलिए उसकी प्रिपरेशन तो अच्छे से करो मगर उस पर डिपेंडेंट मत होना कि ये मेरे मार्क्स को ऊपर उठाएगा, नहीं। पेपर 2 आपके मार्क्स को ऊपर नहीं उठाएगा, पेपर 1 आपके मार्क्स को ऊपर उठाएगा। पेपर 2 सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है, वो भी एकदम हल्का सा डूबते को तिनके का सहारा टाइप से देता है ज्यादातर। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग पेपर 1 की प्रिपरेशन थ्रू आउट करना है, बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करना है पेपर 1 को। जितना टाइम आप पेपर 1 पे को डिवोट कर रहे हैं उससे आप लोगों को, आप रेशियो लगा लीजिए कैसे आप लोग करेंगे। 10 घंटे अगर पेपर 1 को दे रहे हैं तो उसमें 3 घंटे आप पेपर 2 को दे दो, इस तरह से आप लोगों को
सॉल्व करने हैं, आई मीन सॉरी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पेपर 2 के प्रिपरेशन के लिए कि किस तरह से पेपर 2 का प्रिपरेशन करना चाहिए। ये जो देख रहे हैं ये राइटिंग सेक्शन की बुक है। ठीक है, इस बुक में आप लोगों के पास डिस्पैच किसी किसी को मैम दी गई है। हाँ बोलिए। मैम पेपर 2 का कट ऑफ कितना हो सकता है मतलब? देखिए एक चीज मैं बताना भूल गई, पेपर 2 का कोई कट ऑफ नहीं निकालता यूपीएससी, कोई कट ऑफ नहीं होता, निकलता है तो सिर्फ पेपर 1 का कट ऑफ निकलता है और रिटर्न का कट ऑफ निकलता है। रिटर्न का मतलब पेपर 1 प्लस पेपर 2, मगर पेपर 2 एक्सक्लूसिवली उसका कोई कट ऑफ नहीं निकालती यूपीएससी। यूपीएससी ने सेट करके रखा है क्वालिफाइंग मार्क्स, तो कभी 50 रखता है क्वालिफाइंग मार्क्स, कभी 55, कभी 60। तो कभी मैं आजकल देखती भी नहीं हूँ कि कौन से में क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है, मगर कभी भी पेपर 2 का क्वालिफाइंग मार्क्स 60 से ऊपर नहीं गया है। ओके, तो अगर आप लोगों को मिनिमम मार्क्स, मिनिमम पेपर 2 में 60 आ जाता है और पेपर 1 का आप कट ऑफ आप पहुंच जाते हो, तो आपका क्लियर हो जाता है रिटर्न। मगर फिर उससे फायदा उतना नहीं होता है, क्योंकि फिर पेपर 1 और पेपर 2 मिला के आपका हो सकता है ना क्लियर हो। आप समझे, जैसे सपोज आपको पेपर 2 में सपोज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ गया 60, ठीक है, और पेपर यस। 1 में आपको सपोज आया 120, ठीक है, फाइन। तो हम्म। सपोज हम्म। 120 ही कट ऑफ है, तो आपको, हम्म। और 120 कट ऑफ है तो आपका हो सकता है क्लियर हो जाए रिटर्न। मगर पेपर 1 और पेपर 2 मिला के अगर कट ऑफ इनकी 200 हुई, तो फिर आपका क्लियर नहीं होगा। हम्म। रुकिए मैं आपको हम्म। बताती हूँ, ये चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, एक सेकेंड। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट से कट ऑफ जो निकलेगी पेपर 1 की निकलेगी, दूसरी कट ऑफ जो निकलती है पेपर 1 प्लस पेपर 2 की निकलती है। पेपर 2 की एक्सक्लूसिवली कोई कट ऑफ नहीं निकलती है। फाइन। अच्छा, अब आप लोगों को सपोज पेपर 1 में और पेपर 1 का जो पेपर 2 का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है स्टूडेंट्स, वो है 60। ये पेपर 2 का क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, कभी 50, कभी 55, कभी 60। आप लोग कभी भी ये मत सोचना कि वाओ 60 आ गया तो आपका काम बन गया, नहीं। अगर सपोज पेपर 1 में आपको 120 आया, ठीक है, तो और यही कट ऑफ भी रहा, तो आपका 160, सॉरी 60 प्लस 120 मिला के आपका 180 हो गया। फाइन, ये 180 हो गया। पेपर 1 और पेपर 2 मिला के भी ये कट ऑफ निकला, 180 का कट ऑफ निकला। एक कट ऑफ पेपर 1 का निकला जो आपने क्लियर कर लिया, एक कट ऑफ पेपर 1 प्लस पेपर 2 का निकला, ये भी आपने क्लियर कर लिया, तो आपका रिटर्न क्लियर हो गया। फाइन। मगर सपोज 60 आपको पेपर 2 में आता है, 120 आपको पेपर 1 में आता है, आपका लगता है, और 120 आपका कट ऑफ है, सपोज 120 कट ऑफ है, आपको 120 ही आया है, मगर फिर भी हो सकता है आपका रिटर्न क्लियर ना हो। क्यों? क्योंकि जो दोनों को मिला के कट ऑफ है वो आपका क्लियर नहीं हुआ। हो सकता है दोनों को मिला के कट ऑफ 190 हो, तो फिर आपका क्लियर नहीं होगा। तो ये कट ऑफ और ये कट ऑफ, ये दोनों फिर अलग है। फाइन। पेपर 1 और पेपर 2 का मिला के जो कट ऑफ होगा उसको भी आपको क्लियर करना है, पेपर 1 का जो कट ऑफ होगा आपको उसको भी क्लियर करना है, ये दोनों क्लियर करना है। गॉट माई पॉइंट? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, इसीलिए मैं कहती हूँ 60 से कुछ नहीं होने वाला है, 75 लेकर आओ। ठीक है, इसमें भी 140 मिनिमम लेकर आओ, सपोज आपको 145 इसमें आ गए। फाइन। तो 75 प्लस 145 कितना होगा? 220। ठीक है, तो सपोज ये भी कट ऑफ आप क्लियर कर सकते हो, और 220 अगर होगा ये भी आप क्लियर कर सकते हो। मगर अभी अगर आप देखोगे कट ऑफ, जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है उसमें 226, पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के 226 कट ऑफ गई है। तो वैकेंसी पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है। 140 प्लस ये मिनिमम सेट टारगेट होना चाहिए।
अगर उससे ऊपर लेकर आते हो तो बहुत बहुत बढ़िया है, आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है, बहुत ज्यादा अच्छी, फाइन, बहुत सॉलिड प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, चलिए। अब हम किस तरह से पेपर 2 का प्रिपरेशन करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, ये मैंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है कि आप लोगों को सभी को स्क्रीन नजर आ रही होगी, है ना? राइट? यस मैम। ओके। देखिए, इस बुक में साफ साफ लिखा है कि दो बोथ द पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस इन क्रैकिंग द एग्जाम, येट लॉजिकली स्पीकिंग पेपर 1 assumes more significance than पेपर 2। पेपर 1 ज्यादा, मैं पेपर 2 की फैकल्टी हूँ, मगर जो रियलिटी वो तो है ही रियलिटी कि पेपर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका, अगर आप पेपर 1 को क्वालिफाई नहीं, पेपर 1 को अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो पेपर 2 इवेलुएट नहीं होगा। पहला रीजन ये है क्यों पेपर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ऑब्वियसली एक तो मार्क्स वेटेज भी पेपर 2 का ज्यादा है 250, पेपर 1 का ज्यादा है 250, राइट? दूसरा रीजन ये है कि यदि आपका पेपर 1 अच्छा नहीं है ना, तो आपका पेपर 2 अच्छा नहीं हो सकता किसी भी हालत में, क्योंकि पेपर 2 के क्वेश्चन ज्यादातर जीएस बेस्ड होते हैं। इसीलिए आपका जो पेपर 2 का प्रिपरेशन है दैट डिपेंड्स ऑन पेपर 1 का प्रिपरेशन। कंटेंट कहाँ से लेकर आओगे? पेपर 1 से ही लेकर आओगे, राइट? और फिर पेपर 1 जो है ना, उसका प्रिपरेशन भी बहुत लिखा हुआ है, अ ईयर लॉन्ग कंसिस्टेंट एंड थॉरो प्रिपरेशन इज नीडेड फॉर पेपर 1। क्यों? क्योंकि पेपर 1 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पेपर्स बहुत हैं और बहुत वास्ट भी है। मगर पेपर 2 जो है ना, जिसको आप लोगों ने हवा बना के रखा है, एक्चुअली कुछ नहीं है। अगर हम पेपर 1 से कंपेयर करें तो पेपर 2 इज लेस डिफिकल्ट विद रिगार्ड टू प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन के अगर हिसाब से देखें ना, तो पेपर 2 कम डिफिकल्ट है। मगर जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो लिखना पड़ता है ना, उंगलियां चलानी पड़ती है, तो हमको लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है हमें, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा लगता है, क्योंकि बस लिखना पड़ता है डिस्क्रिप्टिव। अदरवाइज पेपर 1 इज मोर डिफिकल्ट देन पेपर 2। ओके। अच्छा, अब किस तरह से हमें पेपर 2 को अप्रोच करना चाहिए? अब देखिए, स्टूडेंट्स है ना, पेपर 2 को हवा बना के रखते हैं, मगर मगर होता क्या है कि पेपर 1 जो है वो इतना टाइम ले लेता है स्टूडेंट्स का, उसका प्रिपरेशन करने में इतना वक्त लग जाता है कि पेपर 2 को एकदम लास्ट मिनट स्टडी के लिए छोड़ देते हैं। उनको पता है पेपर 2 बहुत बड़ी चीज है, हालांकि है नहीं बड़ी चीज, मगर वो एकदम लास्ट मिनट स्टडी की नहीं होती है। ठीक है, इट इज लेस डिफिकल्ट देन पेपर 1, मगर इसको आप लास्ट मिनट स्टडी के लिए नहीं रख सकते हो। भाई, यूपीएससी का है, आप ऐसे ही उसको लास्ट मोमेंट में चलो पढ़ लो, कैसे वैसे हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसका प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? देखिए, अगस्त में एग्जाम होता है, ठीक है, तो आप इसका प्रिपरेशन नवंबर से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगस्त में एग्जाम हुआ है, थोड़ा अपने आप को फ्रेशन अप करो, और अपने आप को प्रिपेयर करो एक ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन के लिए। अब नवंबर से अगर आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो बेस्ट चीज क्या है? सबसे पहले आप ये देखो आपकी कहाँ पर, कौन सी चीज आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सी चीज आपकी वीकनेस है। ठीक है, जैसे पेपर 1 है, तो पेपर 1 में आप लोगों का बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, पॉलिटी है, तो कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा प्रिपरेशन आपने पहले से किया, वो सारा डिपेंड करता है आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया है। कोई बीटेक के भी होते हैं, क्या सब्जेक्ट लिया है, क्या प्रिपरेशन है, वो आप लोगों को देखना है, कहाँ स्टैंड करे वो आप लोगों को देखना है। ठीक है, पेपर 1 का। अब मैं पेपर 2 का सिर्फ बात करूंगी, अब मैं पेपर 1 की नहीं बात कर रही हूँ। पेपर 1 का मैंने आप लोगों को बता दिया है, अच्छा खासा प्रिपरेशन की जरूरत है। जब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो मैं तो आप लोगों को सीधे से यही एडवाइस देती हूँ, प्रीवियस 10 ईयर का सीडीएस, प्रीवियस 10 ईयर का एनडीए, प्रीवियस 10 ईयर का सीएपीएफ मल्टीपल टाइम सॉल्व करो, आपकी आंखें खुल जाएगी, आपका दिमाग खुल जाएगा, यूपीएससी के नर्व्स को आप पकड़ लोगे। वो, और एक और चीज,
जो स्टूडेंट्स नहीं करते हैं वो है पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, कोई कोई स्टूडेंट्स हम बच्चों जैसे एग्जाम देते हैं, ठीक है, मैच्योरिटी रहती नहीं है। पोस्ट टेस्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? सपोज आपने कोई टेस्ट दे दिया, पेपर 1 का आपने 250 नंबर का कोई टेस्ट दिया, ठीक है, चाहे वो मॉक टेस्ट दिया हो चाहे प्रीवियस ईयर का दिया हो, तो वो आपको क्या करना है कि एक कॉलम ऐसे करके अपने एक शीट बनानी है, ऐसे करके कॉलम बना लेना। आपने सपोज एक कोई मॉक टेस्ट दिया या आपने 2020 का सीडीएस का आपने कोई पेपर सॉल्व किया है, ठीक है, अब ये कॉलम आपने बना लिया, कितने आपके गलत हुए, कितने आपके सही हुए, कितना आपका नेगेटिव मार्किंग हुआ, और फिर टोटल स्कोर यहाँ पर लिखना है। जो चीज आपसे गलत हुई, यानी नेगेटिव मार्किंग जिस जिस क्वेश्चन पे हुए वो क्यों गलत हुए, क्या आपने रिस्क लिया है, या आपने ये जो गलत हुआ वो आपका केयरलेसनेस है। रिस्क लेने का मतलब यू डोंट नो द आंसर बट स्टिल चल मेरा लक साथ देगा, माई लक विल फेवर मी, ये सोच के आपने उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया है। तो ये जो नेगेटिव मार्किंग हुई है उसका रीजन क्या है? केयरलेसनेस या रिस्क, ठीक है। अब जो सही हुआ है, या आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझा, ये एक और रीजन हो सकता है। और जो सही हुआ है वो आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया है, आपके सामने से गुजरा हुआ है, इसके ऑप्शंस कैसे ट्रिकी थे, ये सब देखो। और इस तरह से आपका स्कोर हुआ है। अगर ये पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करोगे और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है वो कहाँ से लिया गया है, ये देखो, ये चैप्टर से लिया गया है, इस पेपर से लिया गया है, क्यों आपने नहीं पढ़ा है, क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये पढ़ने लायक है, क्या ये बहुत इस पे क्वेश्चन पूछा जाता, अगर यस तो इसको पढ़ना है। ये होता है पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, जो आप लोगों को करना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, अंधाधुंध टेस्ट देते जाते हैं। लास्ट ईयर नहीं, करीब 3 साल पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया, वेस्ट बंगाल से, किसी लड़की का था। उसने मुझे कहा कि मैम मुझे आपके टेस्ट पेपर्स चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप ले सकते हो, ले लेना, मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया, आप ले लो। बोलते नहीं, मुझे पूरे के 10, मैं उस समय 10 टेस्ट पेपर्स मैंने रिलीज किया था, मुझे पूरे 10 टेस्ट पेपर्स चाहिए। तो मैंने कहा कि पेपर 2 का पूरा 10 टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है, मगर आपको नहीं लेना चाहिए, आपको एक एक करके लेना चाहिए। एक टेस्ट पेपर लो, उसको अटेम्प्ट करो, फिर मेरे से फीडबैक लो, कहाँ आपसे गलती हुई है वो समझो, फिर उसके बाद सेकंड टेस्ट पेपर खरीदो और फिर उसको अटेम्प्ट करो, फिर वही प्रोसेस। इससे क्या होगा, जो आपने गलतियां फर्स्ट टेस्ट पेपर में की है वो गलतियां कम हो जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, वीकनेस आपकी कम होती जाएगी। एक बार में 10 टेस्ट पेपर लेकर इकट्ठा क्यों कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। उसने मेरी बात नहीं सुनी, ठीक है, उसने 10 टेस्ट पेपर ले लिया। बिलीव करोगे, उसने मुझे एक टेस्ट पेपर भी नहीं दिया एवेल्युएशन के लिए, एक टेस्ट पेपर भी नहीं। तो जब मैं अपना मॉक टेस्ट पेपर 2 का रिलीज करती हूँ, मैं हमेशा 1 by 1, इस बार भी मार्च में सिर्फ एक ही टेस्ट पेपर रिलीज होगा, अप्रैल में एक टेस्ट पेपर रिलीज होगा फुल लेंथ। क्यों? एक बार में रिलीज कर दो, स्टूडेंट तो लेकर बैठ जाएंगे और इमेच्योर तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, और फिर मार्क्स से डिसाइड करेंगे वो लोग उनका एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं। नहीं, मार्क्स से डिसाइड मत करो, आपने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, क्या गलती है, वो सब, इसको कहते हैं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। पोस्ट टेस्ट एनालिसिस से आपके अ, जितने भी गलतियां आप कर रहे हैं वो न्यूट्रलाइज होते जाएंगे। और आपकी जो, जहां पे आपको लगता है वाओ मैं हमेशा ना ये वाला रिपोर्ट है ना अच्छा लिखता हूँ, इस चीज पे मेरे क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, ये सब चीज आपको पता चलेगी। ग्रामर में कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका स्कोर क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें। फाइन। तो कोई भी, चाहे पेपर 2 का भी आप क्यों नहीं टेस्ट दे रहे हो, किसी का भी दे रहे हो, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों की तरह टेस्ट मत दिया करो, ठीक है। एनीवेज, तो कायदा क्या है प्रिपरेशन का पेपर 2 का? वो ये है कि आप कोई सितंबर से स्टार्ट करता है, ठीक है, कोई किसी मंथ से स्टार्ट करता है। मैं एक आइडियल प्रिपरेशन बता रही हूँ। जैसे अगर सपोज आपने नवंबर से शुरू किया, ओके, तो कायदा क्या है, नवंबर से लेकर जनवरी तक आप लोग सिर्फ ग्रामर पे, सिर्फ नहीं, नवंबर से लेकर जनवरी या फेब तक ग्रामर पूरा सॉलिड कर लो, एकदम थॉरो प्रिपरेशन कर लो।
और पूरा अच्छे से ग्रामर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करो। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वो ग्रामर के वीडियोस को वॉच करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप लोग खुद क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आप लोग नहीं सीख पाओगे। मैं ये एक एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि हॉर्स राइडिंग का वीडियो वॉच करके क्या आप घोड़े पर सवार होकर हॉर्स राइडिंग कर पाओगे? हॉर्स राइडिंग पे बुक आप पढ़ लो तो क्या हॉर्स राइडिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे स्टूडेंट्स, आपको घोड़े पर सवार होना पड़ेगा। वैसे ही सिर्फ ग्रामर के वीडियोस वीडियोस अवेलेबल है मेरे यूट्यूब पे, पूरे एंटायर ग्रामर सेक्शन के। मगर सिर्फ वीडियोस वॉच करके आपसे ग्रामर का आप सोचोगे आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। आपको ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कम से कम एक बार मेरे से इवेलुएट करवा लो, कम से कम। जैसे दिवाकर ने दिया है, आज मैं वो स्क्रीन में भी दिखाऊंगी उसका। तो कम से कम एक बार मेरे से इवेलुएट करवा लो, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा आपका लिखने का तरीका ठीक है कि नहीं, ग्रामर में आप कहाँ स्टैंड करते हो, वो सारी चीजें पता चल जाएगी। तो नवंबर से जनवरी तक बहुत सॉलिड प्रिपरेशन कर लो। अगर नहीं किया है तो फिर करना तो पड़ेगा, फिर जनवरी से नहीं किया तो फिर फेब से शुरू करो। ओके। अब उसके बाद जब जितनी जल्दी प्रिपरेशन शुरू करोगे ना ग्रामर का, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और ग्रामर ऐसा चीज है ना कि वो आपको बहुत ज्यादा आपका पेपर टू के स्कोर को बढ़ा सकता है, और कम एफर्ट लगता है। आप सोचो, आप जब पेपर टू का एग्जाम दे रहे हो, एक ग्रामर सेक्शन ही ऐसे है जिसको आप 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मिनट लगाएगा, प्रेसी कम से कम 30 मिनट्स, ऐसे का तो सोच लो 1 घंटा लगा देगा। ठीक है, रिपोर्ट में भी आपका टाइम लगता है, आर्गुमेंट में भी टाइम लगता है। ग्रामर एक ऐसा है जो 10 मिनट में आपको आराम से 15 मार्क्स आ सकते हैं। मगर स्टूडेंट्स ये सब नहीं सोचते हैं। प्रिपरेशन भी कम मांगता है ग्रामर, मार्क्स भी ज्यादा देता है, और टाइम भी कम लेता है। सोचो कितनी अच्छी बात है। मगर आप लोग ग्रामर को तो, अरे हो जाएगा मैम, हाँ ठीक है, ठीक ठीक प्रिपरेशन, बस ऐसे ही सुपरफिशियल बातें करते हैं जब भी ग्रामर की बात होती है, ऐसे के लिए बहुत कंसर्न होते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करना, ग्रामर को निग्लेक्ट मत करो। ठीक है। अच्छा, अब सपोज ग्रामर आपने कर लिया है, जनवरी तक आपका प्रिपरेशन हो गया है, उसके बाद ग्रामर के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे वेबसाइट में। अगर आप जाओगे तो आपको ग्रामर के 2 प्रोडक्ट दिखेंगे पीडीएफ में। पहला प्रोडक्ट जो दिखेगा, अ, वो मैं आप लोगों को वेबसाइट भी बता देती हूँ। पहला जो प्रोडक्ट दिखेगा वो है चैप्टर वाइज ग्रामर टेस्ट पेपर्स, यानी जैसे टेंस के चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के चैप्टर्स है, प्रोनाउन के चैप्टर्स है, एडजेक्टिव के चैप्टर्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस, एकदम सीएपीएफ पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सारे चैप्टर्स है। तो आप लोगों को ये एक प्रोडक्ट दिखेगा। दूसरा प्रोडक्ट दिखेगा जिनके पास ग्रामर की बुक नहीं है। ओके, तो जिनके पास ग्रामर की बुक नहीं है उसको एक मिसलेनियस प्रोडक्ट दिखेगा। मिसलेनियस का मतलब कि उसमें 54 ग्रामर के टेस्ट अवेलेबल है, प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है पूरे सीएपीएफ पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। ग्रामर प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये 2 प्रोडक्ट पीडीएफ में है, तुरंत आपको मेल कर दिया जाएगा। आप उसको लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, एक दिन में एक सेट कंप्लीट कर लो, हमेशा ग्रामर की प्रैक्टिस बनी रहेगी। फाइन। अच्छा, अब ये ग्रामर का हो गया। मान के चलते हैं आपने जनवरी एंड तक ग्रामर कंप्लीट कर दिया है। अब हम रीडिंग की बात करते हैं। अब सपोज आपने नवंबर से शुरू किया प्रिपरेशन, कोई सितंबर से शुरू कर देता, बात वही है, ग्रामर से ही शुरू करनी चाहिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है। अब मैं एक और चीज बताऊं, स्टूडेंट्स और क्या गलती करते हैं। स्टूडेंट्स शुरुआत जो करते हैं वो मतलब बोलते हैं कि फोन करते हैं, अगस्त में एग्जाम खत्म हुआ है और अगस्त में ही फोन कर देंगे, मिड अगस्त को या लास्ट अगस्त को बोलेंगे कि मैम ऐसे कैसे लिखे। मतलब अरे एग्जाम अभी खत्म हुआ है, अब सीधे अब फिर से ऐसे लिखना शुरू कर दोगे। और बाय द टाइम, और जो फिर ऐसे स्टूडेंट्स है जो ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको सही बता रही हूँ, बाय द टाइम जनवरी फरवरी आता है ना, वो लोग ऐसे लिख लिख के एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और जब फाइनली उनको ऐसे लिखना पड़ता है ना, तब तक वो लोग एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और उनको मन नहीं करता फिर ऐसे लिखने का। मैं बताऊं सही टाइम क्या है ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करने की, वो है मार्च। वो एकदम सही टाइम है लिखने का, जो प्रैक्टिस करना है ना, एस्से राइटिंग, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट,
उसका सही वक्त मार्च है। आप लोग एकदम एग्जॉस्ट नहीं होगे, आप लोग एकदम बोर नहीं होगे। मगर जिन्होंने भी ऐसे लिखने की शुरुआत अगस्त से कर ली है, सितंबर से किया, अक्टूबर से किया, नवंबर से किया है, बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे। और दूसरी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दूसरी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैसेज आ गया कि ना इवैल्यूएशन नहीं करवाते हैं। सपोज वो लोग ऐसे लिख रहे हैं, मगर हाँ ठीक है, खुद अपने कोई फ्रेंड से इवैल्यूएट करवा लेंगे, या कोई अपने सीनियर से इवैल्यूएट करवा लेंगे, या किसी ऐसे से करवाएंगे जो एसी बन चुके हैं उनसे इवैल्यूएट करवाएंगे। मगर जो देखिए, अपने आप एसी जो एसी बन चुके उनसे इवैल्यूएट करवाओगे तो ठीक है, दे हैव गॉट समथिंग दैट यू डू नॉट हैव, ये मैं मानती हूँ, मगर दे आर नॉट अ टीचर। ठीक है, दे आर नॉट एन एक्सपर्ट। वो लोग एसी बन चुके हैं, वो लोग एक एक्सपीरियंस से गुजरे हैं जिससे आपको भी गुजरना है, वो भी एक तरीके से मदद करेगा। मगर वो लोग एक्सपर्ट नहीं है, उन्होंने बहुत सारे एसेज नहीं देखे हैं, उन्होंने अपना ऐसे देखा होगा या दो तीन फ्रेंड्स का ऐसे देखा होगा। फाइन। एक एक्सपर्ट से जो टीचर है पेपर टू के, उनसे इवैल्यूएट करवाना आप लोगों को बहुत जरूरी है। अगर आप लोग सिंपली लिख रहे हो विदाउट गेटिंग इवैल्यूएटेड तो कोई मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तीसरी गलती कब क्या करते, तो पहली गलती, दे स्टार्ट राइटिंग एसे वेरी अर्ली, पहली गलती। दूसरी गलती क्या करते हैं, दे सिंपली राइट विदाउट गेटिंग इवैल्यूएटेड। तीसरी गलती क्या करते हैं, वो लोग प्रीवियस ईयर का ऐसे रिपोर्ट या आर्गुमेंट लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। क्यों कर रहे हो प्रीवियस ईयर का, वो क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है स्टूडेंट्स। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर का तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी प्रैक्टिस करो। मगर ऐसे प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है, ऐसे प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं, वो कभी रिपीट नहीं होगा। आपने कभी देखा है कि एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है किसी भी सीएपीएफ पेपर टू के एग्जाम में? नहीं रिपीट होता है। तो अगर आप लोगों को ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करनी है तो जो करंट है, कोई मुद्दा चल रहा है, उस पे लिखो। चौथी गलती क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने मुझे ऐसे दिया था और बोला, उस समय मैं काफी फ्री थी, तो स्टूडेंट ने मुझे ऐसे दिया और बोला कि मैम इसको, और वो भी कब दिया था, वही सितंबर अक्टूबर में। बोला मैम इवैल्यूएट कर लो। ऐसे का टॉपिक क्या था पता है, विमेन एम्पावरमेंट। आपको लगता है इस तरह का ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करता है यूपीएससी? तो स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम करने नहीं आ रहे हैं, और बस ऐसे बस लिखते जा रहे हैं, प्रैक्टिस करते जा रहे हैं विदाउट एनी आउटपुट, कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। फाइन। तो आप लोग एक, आप लोगों को गाइडेंस की बहुत जरूरत है जब भी आप लोग ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कर रहे होते हो। ग्रामर है, ग्रामर में जरूरत नहीं है गाइडेंस की। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल गए हैं, आप लोग उस वीडियो लेक्चर्स को देखो, समझो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके आंसर्स को देखो, मैच करो, काफी है। बस लिखते कैसे हैं वो आप लोग को पता होना चाहिए। अदरवाइज ग्रामर में आप लोगों का इंडिपेंडेंट स्टडी चलता है, मगर इसमें नहीं चल पाएगा क्योंकि आप खुद एक्सपर्ट नहीं हो। आपको एक ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत है जिन्होंने बहुत सारे आंसर्स को इवेलुएट किया है, ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत है। ठीक है, तो एनीवेज, सपोज जनवरी एंड तक आप लोगों ने प्रिपरेशन ग्रामर का आप लोगों को करना है, तो नवंबर से जो आप लोग ग्रामर शुरू कर रहे हो या सितंबर से ग्रामर शुरू कर रहे हो, तो और क्या करना चाहिए ग्रामर के अलावा? ग्रामर के अलावा आपको हमेशा रीडिंग करनी चाहिए। देखिए, कभी ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट लिखने की प्रैक्टिस मत करो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, कभी मत करो, जनवरी में भी मत करो। ठीक है, कभी नहीं करना चाहिए, और कम से कम विदाउट एनी गाइडेंस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए, रीडिंग। आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, आप लोगों को प्रेसी मिलती है जिसको आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग स्पीड रहेगी, तो आप लोग बहुत अच्छे से ये दोनों पैसेज बहुत स्पीडीली समझ पाओगे, और इसमें आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा। तो आप रीडिंग में क्या करना है, द हिंदू न्यूज़पेपर, ये आप लोगों को रीड करना है। ठीक है, अब हिंदू न्यूज़पेपर में पेपर टू के लिए सिर्फ आपको एडिटोरियल्स पढ़ना जरूरी है। तो एडिटोरियल्स में
आपका लेफ्ट एंड राइट पेज आता है, तो आप लेफ्ट एंड राइट पेज दोनों पढ़ो। और उसके बाद कोई भी आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल है जो यूपीएससी वाला एडिटोरियल का एनालिसिस करवाता है, उसको जरूर से वॉच करो, स्पीडीली वॉच करो और जरूर से वॉच करो। इससे क्या होगा, आपने जो समझा है वो तो ठीक है, आपने अगर नहीं समझा है तो वो आपको मदद करेगा, और फिर आपने समझ लिया वापस से आप करोगे तो आपका इन डेप्थ आपकी एनालिसिस होगी। आप लोगों को जैसे जो टीचर्स है ना एडिटोरियल एनालिसिस करवाते हैं, मैंने देखा है वो लोग है ना उस इशू को पूरा ब्रांच आउट करते हैं, ब्रांच आउट करके इंटरकनेक्ट करते हैं, दूसरे इशू से करते हैं, पुराने इशू से करते हैं, आने वाले इशू से करते हैं, बहुत अच्छे से इंटरकनेक्ट करके आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में सब कुछ इम्प्रिंट हो जाएगा, सब कुछ बैठ जाएगा दिमाग में। गॉट इट? तो ये बहुत अच्छा है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमें समझ में नहीं आता है। कोई कोई स्टूडेंट जब रीड करते हैं तो क्या करते हैं, डिक्शनरी साथ लेकर चलते हैं, इससे क्या होता है, रीडिंग स्लो हो जाती है। मत लो डिक्शनरी, ठीक है? आप लोग बस पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। पूरे मैं आप लोगों को बताऊंगी पढ़ना कैसे भी चाहिए, एडिटोरियल कैसे पढ़ना चाहिए। मैं कोई पीडीएफ अभी मैं डाउनलोड कर लेती हूँ किसी भी न्यूज़पेपर का, नॉट हिंदू, हिंदू का तो मैं डाउनलोड नहीं कर सकती हूँ, कोई और न्यूज़पेपर का मैं डाउनलोड करके आप लोगों को मैं बताऊंगी कि पढ़ना कैसे चाहिए। ठीक है? कोई भी एडिटोरियल आप, अब आप लोग क्या करते हो, वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करते हो, तो वर्ड टू वर्ड समझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किस तरह से पढ़ना चाहिए वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो रीडिंग में आप लोगों को एडिटोरियल पढ़ना है, लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद जो कोई ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं बताती हूँ, हर एक इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी, अपनी इंटेलिजेंस लेवल होती है, और अपने एक पढ़ने का तरीका होता है। जैसे मेरा जो तरीका है उसमें क्या होता है कि मैं जब स्टूडेंट थी और अभी भी मैंने देखा है कि मैं ना अगर पढ़ लिया ना तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा, जब तक मैं लिखूं नहीं तब तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं बैठता है। इसीलिए मुझे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई कोई स्टूडेंट्स मैंने देखा, मेरे अपने फ्रेंड्स को भी मैंने देखा है, पता है, वो लोग ले लेंगे बुक को, बस पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और उनके दिमाग में बैठ जाता है, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। बुक में ये लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, बुक में ही फुटनोट्स बना लेते हैं, बुक को पूरा का पूरा गंदा संदा करके बोलते हैं देखो ये मेरा नोट्स, बुक के अंदर ही नोट्स वो लोग बना लेते हैं। किसी किसी का ऐसा तरीका होता है, कोई मेरे जैसा होता है जो बिना लिखे उनका काम नहीं चलता है। तो वो आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का क्या तरीका। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, मैं बिना देखे बिना लिखे मेरा काम नहीं चलेगा, तो फिर आप लोग लिखो। ओके, ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं, एक सेकेंड। तो हिंदू का आपको न्यूज़पेपर आप लोगों को हर दिन पढ़ना है, एवरी डे रीडिंग इज हाईली रिकमेंडेड। अब एक और क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट्स, अच्छा एक हिंदू का मैं खास बात बता दूं, हिंदू का जो एडिटोरियल एनालिसिस, जो एडिटोरियल कॉलम होता है, उसका जो हेडलाइन होता है, यूपीएससी क्या करता है कि उस हेडलाइन को ही मॉडिफाई करके क्वेश्चन बना लेता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस बने, और मेरे पास ऐसा मैंने वीडियोस भी तैयार किया है, उस पे 2-3 वीडियोस है जिसमें मैंने हिंदू का एडिटोरियल का हेडलाइन दिखाया है और यूपीएससी का क्वेश्चन दिखाया है। एक तो बस हल्का सा मॉडिफाई कर देते हैं वर्ड्स को इधर उधर, बस उसको हेडलाइन को क्वेश्चन बना देते हैं। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है हिंदू को पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार यूपीएससी ने क्या किया था, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन, सस्टेनेबल फार्मिंग इज अ रेटोरिक, ऐसे करके एक क्वेश्चन था, यूपीएससी ने सेट किया था। ये क्वेश्चन डेक्कन हेराल्ड से लिया गया था, डेक्कन हेराल्ड के एडिटोरियल कॉलम से लिया गया था। सोचो, अब इतना सारा न्यूज़पेपर आप लोग कैसे पढ़ोगे, तो फिर द हिंदू पढ़ लो। अब कोई कोई स्टूडेंट कहते हैं कि मैम इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लो। हिंदू क्या है, द हिंदू एंटी गवर्नमेंट है और इंडियन एक्सप्रेस प्रो गवर्नमेंट है। तो क्या होगा कि जब हम द हिंदू पढ़ते हैं तो आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, स्कीम है, उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, उस पर द हिंदू बहुत जोर डालता है। और द इंडियन एक्सप्रेस क्या करता है,
उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उस पे जोर डालता है। तो ठीक है, कोई एक पढ़ो काफी है, बाकी का पॉजिटिव चाहिए तो किस तरह से सर्च करते कंटेंट वो मैं बता दूंगी। अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो बस गूगल में सर्च कर लो, आपको आराम से इंडियन एक्सप्रेस का भी मिल जाएगा और किसी भी न्यूज़पेपर का मिल जाएगा। तो कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या चाहे वो हिंदू पढ़ो, ठीक है, दोनों का एडिटोरियल। फाइन। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि थोड़ा सा हैंग कर रहा है, जब एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि मुझे लाइन बाय लाइन समझना है, वर्ड बाय वर्ड समझना है, ठीक है। जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, जो सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है, अ, उसको मैं डिक्शनरी में देखूं, ठीक है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू तो मिलेगा नहीं मुझे पीडीएफ। तो ऐसे अगर करोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपकी रीडिंग बहुत स्लो हो जाएगी और पता चला आप दिन भर न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहेंगे, जबकि ऐसा काम नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। देखती हूँ कहाँ पर एडिटोरियल, टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटोरियल, ट्रांसलेशन आता भी है ना इसमें एडिटोरियल, डांस ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो बिजनेस आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, कहाँ एडिटोरियल। एनीवेज कोई नहीं, कोई एक मैं ले लेती हूँ। ये है एडिटोरियल। इसको मुझे जूम करना होगा। हम्म अब देखिए, सपोज ये वाला कॉलम आपको पढ़ना है, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में लेकर आती हूँ। हम्म डिकोडिंग कास्ट सेंसस ये है। थोड़ा सा और मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, आपने सबसे पहले हेडलाइन पढ़ लो, काउंटिंग कास्ट एंड वोट्स, देन डिकोडिंग कास्ट सेंसस पॉलिटिक्स। तो देखिए कास्ट सेंसस पॉलिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, ये टर्म ही कितना इंपॉर्टेंट है। नो वन कैन डिस द मार्केट, नो वन डेज। अब सपोज डिस आपको नहीं समझ में आ रहा है, डिस आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। नो नेता कैन ऑल्सो एडमिट टू द लिमिट्स ऑफ दिस सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स। अब देखिए सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स, अगर आप लोगों को याद है 2022 में सोशल जस्टिस पे भी क्वेश्चन आया था कि जो पब्लिक है, कुछ ऐसे डिसएडवांटेज ग्रुप है जिनको सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये सोशल जस्टिस, कास्ट सेंसस पॉलिटिक्स, ये टर्म्स है, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब क्या करती हूँ, जैसे मुझे पढ़ना है, मैं स्टूडेंट से भी ऐसे ही पढ़ती थी, मैं शुरुआत वाला फर्स्ट या सेकेंड पैराग्राफ पढ़ूंगी। The Bihar caste surveys, it seems, has given a new lease of life to the politics of social justice. All political parties, including BJP, are showing great interest in the relative marginalization of the most backward communities. देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो बीजेपी है, आप सबसे पहले देखो बिहार के बारे में बोला जा रहा है, सोशल जस्टिस के बारे में बोला जा रहा है, सोशल जस्टिस को कनेक्ट किया गया है कास्ट सेंसस पॉलिटिक्स से, और यहाँ पर बोल रहा है कि बीजेपी क्या कर रहा है, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है उसको मार्जिनलाइज कर रहा है। खत्म। एक वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश मत करो। The recent electoral campaign, especially in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Rajasthan, also underline the fact that multifaceted ideas of social justice are going to set the terms of future political discourse. अगर ये लाइन नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ पर फिर से सोशल जस्टिस की बात आ रही है, ठीक है। जो सोशल जस्टिस एक बड़ा मुद्दा हो रहा है, जो राजस्थान में भी है, सॉरी बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। फाइन। अच्छा,
अब उसके बाद एक और पैराग्राफ पढ़ लो, क्योंकि उस पैराग्राफ में ज्यादा सोशल जस्टिस के बारे में बताया है, मगर अभी तक कास्ट सेंसस के बारे में नहीं आई बात है, जबकि हमारा इसमें कास्ट सेंसस लिखा हुआ है। तो हमें ये वाला भी पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। द स्कोप ऑफ दिस रेजुविनेटेड पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस, यानी सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स, हाउ स्टिल वेरी रेस्ट्रिक्टेड। द पॉलिटिकल कास्ट एनविसेजेस, हो सकता है आप लोगों को एनविसेज का मतलब नहीं पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। The question of socio-economic inequalities and caste-based discrimination in purely electoral terms. As a result, the expanded reservation in public sector, job, government-run education institutions is proposed as the most appropriate mode to address social inequalities. तो अब देखिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ, हिंदी मीडियम का कौन है इसमें? हिंदी मीडियम का कौन है? ये द मैटर मैन कौन है इसमें? द मैटर मैन कौन है? अपना नाम सही सही लिखो ना, बताओ भाई, मैं कैसे समझ। सॉरी मैम। मैम धोखे नाम से क्या है मैम। आपका? नाम क्या है? मैम शशांक शशांक मैम। हम्म। मैम शशांक शशांक ओके, सिंह। प्रशांत, अच्छा, ठीक है। इसमें हिंदी मीडियम म्यूट कर लेना। हिंदी मीडियम वाले कौन है? यस मैम, मैं उदय। उदय। अच्छा उदय, आप मुझे ये बताइए कि ये पूरे पैराग्राफ में रीडिंग कैसे करनी चाहिए, वो मैं बता रही हूँ। इस पूरे पैराग्राफ में आपको मेन चीज क्या, एकदम आप मुद्दा मुझे बताओ क्या है, क्रक्स, जिस्ट क्या है? अच्छे से पढ़ लो, सभी कोई पढ़िए, मैं सभी से पूछूंगी। ओके मैम। मैम इसमें मैम हमारा सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में बताया गया है, और हम मतलब जो रिजर्वेशन है ये सोशल बेसिस पे या इकोनॉमिक बेसिस पे रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, आपने सही बोला। अच्छा, सोशल इन अच्छा, मैं किसी और से भी पूछ लेती हूँ, फिर मैं आप पर आऊंगी। अच्छा, दिबाकर, आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? मुझे सिर्फ जिस्ट चाहिए, मुझे एक एक लाइन का मतलब नहीं चाहिए। मैम यहाँ पे बोल रहा है कि जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, हम्म। वो मतलब वोट के मतलब इलेक्टोरल टर्म्स की यूज हो रहा है। किस तरह से बता तो सकते हो, कैसे बता सकते हो मतलब कि इसको वोट के इलेक्टोरल लिए टर्म? यूज हो रहा है। वोट कैसे कैसे बता सकते हो, वोट इसमें लिखा हुआ है कि कैसे बता सकते हो कि वोट के लिए यूज हो रहा है, वोट को गार्नर करने के लिए यूज हो रहा है, कैसे पता चल रहा है आपको? इसमें लिखा हुआ है। देखिए, एक टर्म है पॉलिटिकली मोटिवेटेड मेजर्स, दिख रहा है? पॉलिटिकली कहाँ पर ये वाला है? यहाँ हाँ हाँ, है पॉलिटिकली ना। दिस इससे पॉलिटिकली पता चल मोटिवेटेड। रहा है। दूसरा दूसरा कैसे पता चल रहा है? जो आप बोल रहे हो ना कि जो कास्ट इनइक्वालिटी या सोशल इनइक्वालिटीज, उसको एड्रेस करने का जो तरीका क्या अपनाया है पॉलिटिकल पार्टीज ने, एक्सपैंडेड रिजर्वेशन। हाँ हाँ। इससे पता चलता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मेजर है। गॉट इट? तो मुझे पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब पढ़ने की तो जरूरत है, वो पूरा पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड समझने की जरूरत नहीं है। ये जो सोशल इनइक्वालिटीज को ये लोग एड्रेस कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल लीडर्स, या जो जिसको एड्रेस किया जा रहा है, किस टर्म पे एड्रेस किया जा रहा है, एक्सपैंडेड रिजर्वेशन, ताकि वोटर्स है
उनको अट्रैक्ट करे। दीज ठीक है। पॉलिटिकली एक जगह और था, at the same time several attractive welfare schemes are also offered to mobilize electorally relevant section of the society। इतना नहीं समझ में आ रहा है तो ये अट्रैक्टिव काफी है। attractive welfare schemes are also offered। ठीक है, इससे ही साफ पता Yes, चल रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोग जो रूट कॉज है इनइक्वालिटी का उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, बस उनको इलेक्शन में जीतना है, खत्म। मैंने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, मुझे इसका मतलब पता चल गया। जो कास्ट को काउंट किया जा रहा है, कास्ट सेंसस जो हो रहा है या होगा, तो वो क्यों होगा? ताकि पता चले किसको किसको वेलफेयर स्कीम देनी है, ताकि वो लोग हमें वोट दें। काफी है। ठीक है, उसके बाद ये चीज मुझे पता चल गई, उसके बाद है ना उसको मुझे सब पढ़ना है, सारा पढ़ना है। मगर मैं क्या करूंगी, अब मैं लास्ट पैराग्राफ में, ये सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, ये दोनों पैराग्राफ पढ़ती। ठीक है, तो जब मैं शुरुआत करती हूँ, मैं पहले भी करती थी, जब मैं स्टूडेंट थी तब भी मैं ऐसे ही पढ़ती थी। ठीक है, और अभी भी मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। This observation is still very relevant, though no one is talking about the Equal Opportunity Commission and its relevance for affirmative action policies। अब देखिए, अभी जो पॉलिसीज है वो क्या है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड पॉलिसीज है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है कि ये एफर्मेटिव एक्शन नहीं है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर रहे हैं। The contemporary political discourse, as it appears, is a bit reluctant to engage with the structural causes। अभी जो मैंने कहा, जो रूट कॉजेज है सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज का, उसको ये लोग नहीं सॉल्व कर रहे, उनको ये रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। There is no realistic discussion on the efficacy of existing form of affirmative action। ठीक है, तो बिहार में जो कास्ट सर्वे हो रहा है, इट डिमांड्स अ नेशनल लेवल कास्ट सेंसस, बट ऑल्सो टू रीइमेजिन सोशल जस्टिस एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट। अब देखिए, मैंने फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़ा, मैंने लास्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़ा, मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर जो एडिटर है वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, वो यही कहना चाह रहा है कि जो भी कास्ट सेंसस लिए जा रहे, कास्ट सर्वे हो रहा है, वो सिर्फ वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है। फाइन, ताकि उन लोगों को जो भी सोशली डिसएडवांटेज पोजीशन में, उन लोगों को बेनिफिट दें, वेलफेयर स्कीम्स उनके तक पहुंच जाए। ठीक है, अब क्या करूंगी, मैंने पढ़ लिया, मुझे इस पूरा एंटायर एडिटोरियल का, मुझे इस कॉलम का मतलब समझ में आ गया। अब मैं बाकी पैराग्राफ्स पढ़ूंगी, अब पढ़ने में मजा आएगा। मुझे समझ में आ गया कि जो एडिटर है इस कॉलम का, वो कास्ट सर्वे के अगेंस्ट है। कास्ट सर्वे के अगेंस्ट नहीं है, कास्ट सर्वे के पीछे जो एजेंडा छिपा हुआ है, हिडन एजेंडा, उसके अगेंस्ट है। अब मैं पढ़ूंगी ना ये पूरा, तो मुझे समझ में आएगा। और कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स डिक्शनरी, और उसके बाद वैसे भी आप कोई ना कोई एडिटोरियल एनालिसिस यूट्यूब में वॉच करोगे ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट? समझ में आया कैसे रीडिंग करनी है? और ऐसे ही रीडिंग आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की भी करनी है, और ऐसे ही रीडिंग आप लोगों को प्रेसी की करनी है। ये सब ट्रिक्स है, ताकि आप लोगों को कोई पंडित पंडित तो बनना नहीं है, एग्जाम को क्लियर करना है ना, सिंपल सी चीज है। फाइन, इस पे कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है, अब हम लोग वापस से आते हैं। तो मैंने रीडिंग का बता दिया। राइटिंग, जो मैंने हमारी जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको राइटिंग के बारे में बताया ही था कि रोज लिखो। जो एस्से राइटिंग प्रैक्टिस है वो सब कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। रिपोर्ट आर्गुमेंट कुछ मत करो टिल जनवरी, हो सके तो मार्च से शुरू करो, बेटर रहेगा। और मार्च में सारे आप देखोगे इंस्टीट्यूट है ना, मिड फेब से ही अपने मॉक टेस्ट रिलीज करना शुरू कर देते हैं पेपर 2 का। ठीक है, उनको भी पता है कौन नवंबर से देगा, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो अभी जो राइटिंग करनी है वो सिर्फ अपनी आपकी उंगलियों को खोलना है। मेन जो इसका जो मोटिव है रोज लिखने का, वो उंगलियां खुल जाए आपकी, आपका पेन बहुत स्मूथली चले। पेन को कभी मत आई मीन सॉरी, बदलना नहीं है। इन द इनिशियल पीरियड ऑफ प्रिपरेशन प्रैक्टिस राइटिंग इंग्लिश एवरी डे।
तो आप लोगों को देख देख कर प्रैक्टिस करनी है। जैसे न्यूज़पेपर का आपने कोई कॉलम ले लिया, एडिटोरियल कॉलम ले लिया, उसमें जो जो लिखा बस देख देख कर लिखो। A4 शीट में फ्रंट और बैक भर दो, बस 10 मिनट लेगा। हिंदी मीडियम वाले 2 बार लिखेंगे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, और इंग्लिश मीडियम वाले एक ही बार लिखेंगे इंग्लिश में। बहुत केयरफुली लिखना है, बहुत नीटली लिखना है, कैपिटल लेटर की मिस्टेक ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। और किस तरह से लेजिबल राइटिंग होगी वो सब मैं चैप्टर 2 में डिस्कस करना है, वो है उसमें। और ये तब तक आपको करना है जब तक आप एग्जाम नहीं दे देते हो। अगर आप ये राइटिंग करते रहे, रोज 10 मिनट दोगे, हिंदी मीडियम वाले 20 मिनट देंगे, आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव होगी, आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, आपका जीएस पार्ट भी इंप्रूव होगा, आपका ग्रामेटिकल एरर भी कम होगा। अब देखना, ये सब मैंने किया हुआ है अपने स्टूडेंट लाइफ में। ओके, अब ग्रामर, ग्रामर के बारे में मैंने बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया है, तो मैं ये वाला सेक्शन नहीं लूंगी, ठीक है। अच्छा, अब वोकैबलरी के बारे में जो डिस्कस करना है, यूपीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो लोग है ना वोकैब का, जो सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो सिविल्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग है ना, अब सीडीएस का अलग चीज है, क्योंकि सीडीएस में अलग से वोकैब सेक्शन है। अलग से जो सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अलग से वोकैब के लिए कुछ मत करना स्टूडेंट्स। हाँ, ग्रामर पार्ट में फ्रेजल वर्ब और सब आता है, वो तो ठीक है, मगर अलग से ना वोकैब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। उसमें आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करोगे अलग से वोकैब पढ़ने के लिए। और जो ग्रामर की प्रिपरेशन कर रहा है, सीएपीएफ के स्टूडेंट जो ग्रामर का बैच में एनरोल हुए हैं, यूट्यूब में जो 159 रुपीज का बैच है, तो उसमें आप लोग देखोगे 70 टोटल 100 वीडियोज है उसमें। तो उस 100 वीडियोज में आप लोगों के 75 वीडियोज तक सिर्फ ग्रामर है। 75 वीडियोज के बाद अगर आप देखोगे 76 से लेकर 100 तक, वो सारे वोकैब के है। तो उसमें क्या है, फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, तो वो सब आते हैं सीएपीएफ ग्रामर में। अगर आप लोगों ने नवंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, सितंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो वो वोकैब पार्ट आप लोग आराम से कर सकते हो। उसके मैंने ट्रिक्स भी आप लोगों को दिए हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। मैं शेयर करती हूँ, ये मेरी वेबसाइट है CAPFrashmi.com, ठीक है। तो जो भी इस बैच में एनरोल हुआ है उनको ये राइटिंग सेक्शन की बुक मिलेगी। सॉरी, ये तो राइटिंग सेक्शन की बुक नहीं है, ये तो ये बैच का है प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को ये प्रोडक्ट दिख रहा है, ये ग्रामर का प्रोडक्ट है, एररलेस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स बाय रश्मि अग्रवाल। तो ये जो 54 प्रैक्टिस सेट्स है इसमें, 54 प्रैक्टिस सेट्स है 25 मार्क्स का। तो ओ सॉरी, नो नो नो, ये वाला जो है ये पेपर 2 का पिछले 6 साल का सॉल्व पेपर्स है। 2018, 2019, 2020, 2021, 22 और 23 पूरा सॉल्व पेपर्स है। तो आप लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं है, जो एनरोल्ड हुए हैं उन लोगों को नहीं खरीदने की जरूरत है, मगर बाकी स्टूडेंट्स, नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट्स इसको ले सकते हैं। ये वाला जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, ये है 54 प्रैक्टिस सेट्स विद सोल्यूशन, ये है ग्रामर का पार्ट। तो सपोज आपने प्रैक्टिस कर लिया है ग्रामर का, आपने पूरे वीडियोस वॉच कर लिया, अब आपको प्रैक्टिस करना है ग्रामर सॉल्व करने की। तो ये 25 मार्क्स का एक एक टेस्ट पेपर्स है, टोटल 54 टेस्ट पेपर्स है, जिसमें प्रीवियस ईयर के भी टेस्ट पेपर्स आपको 2011 से मिल जाएंगे। ये पीडीएफ आपको मिलेगी। तो जो भी ग्रामर की करना चाहता है प्रिपरेशन और अच्छे से करना चाहता है, तो वो ये वाला ले सकता है। और ये वाला जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स। तो टोटल 33 चैप्टर्स हैं, जिसमें वोकैबलरी भी है। तो वोकैबलरी को छोड़ दो तो मेरे ख्याल से 29 चैप्टर्स है टोटल ग्रामर के। तो उन 29 चैप्टर्स के टेस्ट पेपर्स हैं सीएपीएफ पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसका भी पीडीएफ है, तो ये भी ले सकते हैं। और मैं देख लूं और क्या है बाकी प्रोडक्ट। तो ये वोकैबलरी पार्ट है। तो जो सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सिनोनिम एंटोनिम इसमें नहीं मिलेगा। इसमें कंफ्यूजिंग वर्ब है, आप देख सकते हो, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ब, फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, फिक्स्ड प्रीपोजिशन एंड मेक द सेंटेंस। ये सारे वोकैबलरी के पार्ट इसमें आ जाएंगे। ओके, और
सबके सैंपल पेजेस अवेलेबल है। ये जो 000 देख रहे हो आप, ये सैंपल पेजेस हैं। ओके। और जो ग्रामर की बुक अभी खरीदेगा उनको ये चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। ठीक है, एनीवेज चलिए अब हम लोग वापस चलते हैं राइटिंग पे। तो वोकैबलरी का जो प्रिपरेशन है वो अगर शुरुआत में आपने ने शुरू कर दिया प्रिपरेशन करना तब तो ठीक है, अदरवाइज मार्च से सोचोगे कि वोकैबलरी ठीक करे, अगस्त में एग्जाम है, तो पॉसिबल नहीं है। और यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स, आप लोग वोकैबलरी पे ध्यान मत दो, इश्यूज पे ध्यान दो, एडिटोरियल एनालिसिस के वीडियोस वॉच करो, आप लोग का वोकैबलरी आप देखोगे खुद ब खुद ठीक हो रहा है। अब हम लोग आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी से। तो मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोग ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कायदे से मार्च से शुरू करनी चाहिए, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी का आप लोग जनवरी से भी शुरू कर सकते हो। पूरा प्रीवियस ईयर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी आप लोग शुरू कर दो प्रैक्टिस करना, तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। आपको जो राइटिंग सेक्शन की बुक मिलेगी उसमें पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रीवियस ईयर का है, प्लस एक्स्ट्रा भी है। टोटल 49 पैसेजेस हैं। ओके। अब रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट है, वो रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट ऐसे मार्च से ही शुरू करना चाहिए। मैं जो है ना, मेरा हमेशा ये राइटिंग सेक्शन का बैच जनवरी से मैं शुरू करती थी, मगर इस बार ग्रामर का मैंने बैच कैंसिल किया, इसलिए मैंने नवंबर से शुरू किया है। हालांकि बेस्ट टाइम तो जनवरी ही होता है। अब रही बात मॉक टेस्ट की, चाहे स्टूडेंट्स आप लोग कितना भी प्रिपरेशन कर लो पेपर 2 का, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है पेपर 2 का और एक्सपर्ट से गाइडेंस नहीं लिए अपनी गलतियों की, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस की, तो फिर बहुत मुश्किल है। और है ना, पेपर 2 का आप लोगों को 10-20 मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग 5 टेस्ट पेपर्स भी अटेम्प्ट कर लेते हो, या 5 भी नहीं कर पाते हो 3 भी कर लेते हो ना, काफी है। उसमें ही आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ गलती करे, और आपको बहुत अच्छे से आईना दिख जाएगा कि हाँ मेरे से ये गलती हो रही है, मेरी स्पीड कम है, मेरे से क्वेश्चन छूट रहे हैं, मैं अपने कंटेंट में डेविएट हो रहा हूँ क्वेश्चन से, बहुत कुछ पता चल जाएगा आप लोगों को। फाइन। अच्छा, अब मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम बहुत मुश्किल है, मैं ना, मैं तो ऐसे तो हिंदी में लिखूंगा और एक सेकेंड, तो बोलते हैं कि मैं ऐसे तो हिंदी में लिखूंगा, मगर मैं रिपोर्ट और आर्गुमेंट कैसे लिखूं, मेरी इंग्लिश वीक है। आप ये सोचिए कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो अपना पूरा का पूरा फोकस रिपोर्ट और आर्गुमेंट पे लगा के रखे हैं। रिपोर्ट 20 मार्क्स का, आर्गुमेंट 40 मार्क्स का, 60 मार्क्स, बाकी 80 मार्क्स ऐसे उनके हाथ में। अगर वो लैंग्वेज को बैरियर मान रहे हैं तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि वो 60 मार्क्स पे इतना ज्यादा टेंशन पे है कि वो लोग 80 मार्क्स का ऐसे भूल गए, 25 मार्क्स का ग्रामर भूल गए। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसान होता है कंपैरेटिवली। तो वो 20 मार्क्स का रीडिंग, यानी आप समझ लीजिए 125 मार्क्स तो इनके पास है, सिर्फ 60 मार्क्स का इतना टेंशन ले रहे हैं। और रिपोर्ट ऐसी चीज है, अगर आपको फैक्ट्स आपको पता है उस क्वेश्चन से कनेक्टेड, तो आप लोग आराम से रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। मगर फिर भी मान लेते हैं 60 मार्क्स में प्रॉब्लम है, मगर बाकी 125 मार्क्स तो आपके पास है। और प्रेसी तो डिफिकल्ट होता है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, प्रेसी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूंगी, ऐसे और ग्रामर आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, अच्छा खासा स्ट्रेंथ होना चाहिए। ग्रामर तो सभी का स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये 15 तो आराम से आएंगे, कोशिश करेंगे भाई 20 लेकर आए ग्रामर में। और ऐसे में कम से कम, मैं बोल रही हूँ कम से कम, जो अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहा है, ऐसे ही उठ के नहीं चला गया एग्जाम देने, उसको कम से कम 15 और 20 तो आने ही चाहिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बताती हूँ। देखिए, देखिए ऐसे में अगर मैं मान के मिनिमम मिनिमम बात कर रही हूँ, ऐसे में मान के चलिए आपको 15 आते हैं, मान के चलते हैं, जो कि बहुत कम है। ओके।
सोचिए 80 में 15 आना, ठीक है। ग्रामर में सपोज आपको 15 आते हैं, इसको भी हम मान के चलते हैं। ऐसे ग्रामर, अब पे मैं ले रही हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि इजी होता है, इसमें मान के चलती हूँ 12, मगर 15 आ जाते हैं, मगर फिर भी हम सारा मिनिमम मिनिमम लेकर चल रहे हैं, सब कुछ मिनिमम। मैं आपको बताना चाहती हूँ पेपर 2 हवा नहीं है, उसको हवा इसलिए बनाया गया है क्योंकि उसमें लिखना पड़ता है, मगर आपने उस लिखने वाले को कॉन्कर कर लिया ना तो पेपर 2 इज वेरी इजी, ओके। मगर उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है। एनीवेज 15 15 12, ये है आपका एसे, ये है आपका ग्रामर पार्ट जो मिनिमम मैं ले रही हूँ, और ये आपका आरसी है, ठीक है। जो पढ़ के गया है मैं उसके मार्क्स बता रही हूँ कि उसका लक साथ नहीं दिया मगर उसने लिख ही लिया, पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं रिपोर्ट और आर्गुमेंट में। रिपोर्ट 20 मार्क्स का आता है तो सपोज उसको मिनिमम 8 आ गए। आर्गुमेंट 40 मार्क्स का आता है तो इसमें भी हम 40 मार्क्स का आता है, तो अगर सपोज उसने ठीक ठीक 2 आर्गुमेंट लिखा हो तो मान के चलते हैं 16 आ गए, ठीक है। प्रेसी थोड़ा मुश्किल होता है, तो प्रेसी में अगर सपोज प्रेसी में कैलकुलेट ही ना करूं, ठीक है, तो आप बताइए कितना हुआ। 10 15 20 26, ये 6 गया, यहाँ 2 गया, 3 4 5 6, 66 तो आपको ऐसे ही आ रहे हैं अगर मिनिमम विदाउट काउंटिंग प्रेसी स्कोर। सोचिए 66 आपको ऐसे ही आ रहे हैं। अगर थोड़ी सी आपने मेहनत कर ली तो आप सोचिए आराम 10 मार्क्स बढ़ा के आप 76 लेकर आएंगे। थोड़ी सी बस मेहनत करने की बात है। इसलिए स्टूडेंट्स पेपर 1 से डिफिकल्ट नहीं है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, इट्स इजी। तो जो कितना कम कम मार्क्स लिया है मैंने, और ये 15 तो ग्रामर में आने ही चाहिए, अगर नहीं आएंगे तो कहाँ जाओगे बताइए, इतना तो आना ही चाहिए। फाइन। अच्छा अब मुझे बताइए कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फिर मैं दिबाकर का शेयर करती हूँ। कोई भी क्वेश्चन? ठीक है। अब मैं दिबाकर ने मुझे भेजा था और संदीप ने भेजा था, संदीप का मैंने डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है। ओके। अब मैंने सभी को बोला था कि मुझे कम से कम एक ग्रामर के पेपर को सॉल्व करके, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आप लोग मुझे दिखाएंगे। तो मुझे दिबाकर ने दिखाया है और एक संदीप ने दिया है, तो संदीप का तो मैंने अभी चेक नहीं किया, मगर मैं आप लोगों को वो दिखा सकती हूँ। एनीवेज चलिए अब मैं शेयर करती हूँ दिबाकर का। दिबाकर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करके रखे हैं क्या ग्रामर की? यही मैम। आपने कभी कोई कोचिंग ज्वाइन की है? नहीं मैम, आपका ही तो पहले बार एक बार दिया था, ये इस बार दिया था ना CAPF, तो हाँ। उसमें तो आपका ही टेस्ट पेपर लिया था एक पहले। अच्छा ठीक है। आप लोगों को दिबाकर का नजर आ रहा है, स्क्रीन में नजर आ यस रहा है? मैम। ठीक है, वेरी नाइस। अब देखिए मैं कोई मार्क्स वार्क्स नहीं दे रही हूँ अभी, ठीक है। देखिए दिबाकर आपका है ना, एक अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो जो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ उसको आप ठीक करना है। पहले देखिए ये एफ लिखने का तरीका क्या है, एफ को प्रॉपर लिखो। और ये जो आप लूप देते हैं हर जगह, देखिए आई में एक लूप दिया है, यहाँ पे लूप दिया है, देखिए टी में भी एक लूप आ रहा है आपका, हल्का सा ओपन लूप आ रहा है, ठीक है। तो ये लूप देना छोड़ दो, और ये एंड नहीं लिखोगे ऐसे, एंड प्रॉपर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये लूप नहीं दोगे। राइटिंग का समझ में आ रहा है दिवाकर मैं क्या कह रही हूँ? अभी से यस कोशिश मैम। करोगे ना तो आपकी राइटिंग सही हो जाएगी। ऐसे राइटिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब आप
एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के लिखोगे, आपकी राइटिंग, अभी तो आपने बहुत मतलब कंफर्टेबल जोन में बैठ के लिखा है ना, मानते हो ना? आप सोचो एग्जाम हाँ में बैठ के लिखो, आपकी राइटिंग कितनी ज्यादा बेकार हो जाएगी, लूप्स कितने दिखेंगे। अभी से देखो, अभी से तैयारी करोगे ना, अभी से अपनी राइटिंग पे फोकस करोगे कि मेरा ये वाला लेटर नहीं समझ में आ रहा है, ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, इसको मैं ठीक कर रहा हूँ, तो हो जाएगा। मैंने भी अपनी राइटिंग पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। एनीवेज, अब देखिए, पहले मैं राइटिंग पे बाद में बताऊंगी। देखिए वेदर, ये ये मैम। ना, मैं आपको बताऊं, मैं जब एमए में थी, ठीक है, तो पहली बार मुझे एक ऐसा टीचर मिला जो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स को निकाल रहा था। सोचिए, एमए में हम इतने बड़े हो जाते, इतने मेच्योर हो जाते हैं कि इश्यूज पे जो हम लोग लिख रहे हैं ना, उसकी जो इशू पे बात कर रहे हैं उस पे बात होती है। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक से बात नहीं होती। तो फर्स्ट टाइम ऐसे मेरे साथ हुआ था, और मेरे लिए वो आई ओपनर था। मुझे लगा कि मतलब कितनी अच्छी बात है कि मैं, मतलब कि इतनी बड़ी होने के बाद मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रही हूँ। और थैंक गुडनेस मुझे ऐसे टीचर मिला है जो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है। इसके पहले किसी ग्रेजुएशन में किसी टीचर ने नहीं किया। तो ओवरलुक होता गया। बाय द टाइम मैं एमए में पहुंची तो मेरे पास स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होते थे। अटेंडेंस की स्पेलिंग नहीं आती थी, अकोमोडेशन की स्पेलिंग नहीं आती थी, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये आपको प्रॉब्लम नहीं देगा ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट में, मगर ये आपको ग्रामर में प्रॉब्लम देगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें। गॉट इट? तो यस सर। ये गलत स्पेलिंग है, फाइन। अब यस सर। ग्रामर में आपकी प्रॉब्लम बहुत नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आपने मेहनत की है ग्रामर में, ठीक है। हाँ मैम, मैं हाँ, ग्रामर में थोड़ा। हाँ, अब पता चल रहा है। अ, ये सब मैं नहीं बताऊंगी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है ग्रामर की। हाँ, अब कैपिटल लेटर की मिस्टेक, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो संस्कृत में एस कैपिटल है, तो ऑब्वियसली आपके आंसर में भी संस्कृत में एस कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। यस। ओके, हैड ही कम होगा, और फिर नो सूनर है तो एक इसका होता है देन भी होता है। हम्म, अब अवर सेल्फ है, ठीक है, तो ये सेल्फ नहीं होगा, मतलब माई सेल्फ, तो माई सिंगुलर हुआ, इसीलिए सेल्फ लगेगा। मगर जैसे ही आर लिख देते हो, ओ यू आर, तो फिर सेल्फ नहीं होगा, सेल्व्स होंगे। यस। यानी आपका सही होते हुए भी सही नहीं हो पाया, ठीक है। यस मैम। ये चीज ध्यान दोगे, ठीक है। आप चाहो तो ग्रामर में आप बहुत अच्छे से मार्क्स उठा सकते हो अगर आपने मेहनत की तो, बहुत अच्छे से, ठीक है। थोड़ा अब मैं राइटिंग का हल्का सा आपको बता देती हूँ। देखिए, जो मैं आगे भी बताने वाली हूँ, मगर सिंस मुझे दिबाकर का मिला है तो मैं बता रही हूँ। कोई भी राइटिंग लेजिबल कब होती है? अगर देखिए, अगर आपकी राइटिंग एग्जामिनर को नहीं समझ में आए, म्यूट कर लेना दिबाकर। यदि किसी की राइटिंग एग्जामिनर को नहीं समझ में आई तो एग्जामिनर एफर्ट नहीं लगाएगा, उसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। उसको क्या करना है? व्हाई विल ही वेस्ट हिज टाइम ऑन योर इलेजिबल राइटिंग? ही वोंट। उसके बाद बहुत आंसर स्क्रिप्ट है चेक करने के लिए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना लेजिबली लिखो। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को आपकी राइटिंग समझ में आए। तो अब किसको हम, मैं ब्यूटीफुल राइटिंग, अगली राइटिंग नहीं बोल रही हूँ, लेजिबल राइटिंग, इलेजिबल राइटिंग, ठीक है। तो देखिए, 3 जोन्स होते हैं किसी भी लेटर्स के, जो मैं आगे भी बताने वाली हूँ। सपोज मैंने लिखा ऑफ, स्मॉल वाला, तो मेरे ये पहला जोन, ये अपर जोन होता है, ये वाला। ये जो ये नजर आ रहा है बेली, ये मिडिल जोन हो गया, और ये टेल है, ये हो गया लोअर जोन, ठीक है, ये लोअर जोन। तो अगर तीनों जोन डिस्टिंक्ट होंगे तो आपकी राइटिंग लेजिबल है। मेरी राइटिंग बहुत अगली है, अभी जब मैं लिखना शुरू करूंगी आप लोगों को पता चलेगा। बहुत अगली राइटिंग है, मगर मेरी राइटिंग में खास बात क्या है? तीनों जोन्स नजर आते हैं, अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन। अच्छा, अब दिबाकर आप मुझे बताइए आपकी, अब देखिए किसी की भी राइटिंग में अगर कोई भी जोन कंप्रेस्ड रहता है
या एक्स्ट्रा इलोंगेटेड रहता है। जैसे कंप्रेस्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर सपोज सब कुछ यहीं पे लिख दिया, ये हो गया, ये कंप्रेस्ड है, यानी अपर जोन अननेसेसरी इसको रिड्यूस कर दिया गया, लोअर जोन भी नजर नहीं आ रहा है, सारा का सारा मतलब बहुत मोटा मोटा लेटर्स, फैटी लेटर्स, ये फैटी लेटर्स है। जब मिडिल जोन भी जब मिडिल जोन किसी राइटिंग में प्रोमिनेंट होता है तो वो फैट लेटर्स होते हैं, मोटे मोटे अक्षर होते हैं, ठीक है। अब कोई कोई इलोंगेटेड ऐसे, मतलब कि लोअर जोन बहुत इलोंगेटेड रहता है, तो वो भी राइटिंग सही नहीं है, थोड़ा प्रपोर्शन में होना चाहिए। अब दिवाकर आप मुझे बताइए, आपके राइटिंग में कौन सा जोन है जो प्रोमिनेंट बिल्कुल भी नहीं है, खत्म सा है, ऐसा कौन सा जोन है एकदम एकदम ऑलमोस्ट खत्म है, खत्म। मतलब कि दिखता ही नहीं है वो जोन, कौन सा जोन नहीं दिख रहा है? आई थिंक अपर जोन। यस राइट, अपर जोन नहीं दिख रहा है। डी देखो, डी देखो, इसका ये थोड़ा ऊपर जाएगा। टी देखो, ये बार है, बार के ऊपर ऐसे बनाया हुआ, ये थोड़ा जाएगा ऊपर। लोअर जोन नजर आ रहा है, मिडिल जोन नजर आ रहा है, मगर ये थोड़ा ऊपर जाएगा। गॉट इट? तो आपका एक तो लूप की प्रॉब्लम है, दूसरा अपर जोन नजर नहीं आ रहा। देखिए इसका भी अपर जोन गया है, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ऐसे, ठीक है। तो अपर जोन को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करो, फाइन, तो अच्छा रहेगा। ये आपकी पर्सनालिटी में भी है ना, बहुत आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपकी पर्सनालिटी में। ये ना ब्रेन को दिखाता है अपर जोन, ये बेली को दिखाता है मिडिल जोन, है ना। तो इसीलिए ऐसे कहा जाता, मुझे नहीं पता कितना सच्चाई है इसमें। जो ये वाला चीज प्रोमिनेंट होता है, ये बहुत ज्यादा बॉडीली कॉन्शियस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चीजों को ज्यादा ये लोग उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, जिनके ये मिडिल जोन बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज को थोड़ा सा आप इलोंगेट करोगे, फाइन। और बाकी सब सही है, बहुत अच्छे से आपने, बहुत नीट है आपकी मतलब कि आंसर स्क्रिप्ट, बहुत अच्छा लगा इसको देखकर। ठीक है दिबाकर, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैम मतलब राइटिंग कोई कॉम्प्रेस्ड है क्या, मतलब एक साथ? ना, आपके देखिए लेट दो वर्ड्स में गैप अच्छा खासा है, दो लेटर्स देखो, दो वर्ड्स है एविडेंटली इनैमर्ड, उसके बीच में अच्छा खासा गैप है, दैट इज वेरी गुड। दो लेटर्स के बीच में गैप है, ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा गैप भी नहीं, एकदम ऑप्टिमम गैप होना चाहिए, तो वो भी है, तो सही है। जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बताया है, अदरवाइज सही। और ग्रामर पे मेहनत करो दिबाकर, बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का भी, आराम। और पता है बहुत आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ग्रामर का, आपको मुझे ऐसा लगता है अबव एवरेज आपकी ग्रामर की नॉलेज है, थोड़ा सा और अच्छा करोगे तो 20 भी आ जाएंगे आपको, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ संदीप का। यस मैम। एक सेकंड मैं ओपन कर लेती हूँ। अच्छा संदीप, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया है? नहीं नहीं मैम, सब लिखा है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और बाकी ग्रामर पोर्शन भी। अच्छा, मैं अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं देखूंगी, हालांकि मैं राइटिंग जरूर देख लेती हूँ, एक सेकंड। ठीक है। देखिए, यहाँ पे कैपिटल लेटर की मिस्टेक है, ओके। यस मैम। अब जैसे दिवाकर की जो प्रॉब्लम थी ना, वो सेम आपकी प्रॉब्लम है। आपके पूरे राइटिंग में मिडिल जोन बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। और यस अपर मैम। जोन देखिए, अपर जोन थोड़ा, थोड़ा सा इसको इलोंगेट करो, ओके। वैसे नीट और टाइडी है, नो डाउट अबाउट इट, और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत से लिखे हो। पता है स्टूडेंट, जब हम लोग देखते हैं ना आंसर स्क्रिप्ट, हम लोगों को पता चलता है कि स्टूडेंट्स का लेड बैक एटीट्यूड है, चलता टाइप का एटीट्यूड है, वो सब एकदम पता चलता है। आपने आंसर भी अच्छा लिखा है ये।
ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको ऐसे बढ़ा दोगे ना, आपके अपने आप मिडिल जो जोन है ना वो थोड़ा सा स्लिम हो जाएगा। अभी थोड़ा फैटी यस मैम। है, वो अपने आप स्लिम हो जाएगा और राइटिंग आपकी बहुत मेच्योर लगने लग जाएगी। फाइन। जी मैम। स्पेलिंग मिस्टेक आपकी, कैपिटल लेटर की मिस्टेक गजब हुई है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो रही है, कैपिटल लेटर की मिस्टेक है, ध्यान देना है इस चीज को। ये आपको वो ऐसे रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला है, मगर ग्रामर में करेगा। ये सारे कैपिटल आप मन मर्जी से लिख देते हो कैपिटल। ठीक है, देखो, यस यस मैम। मन मर्जी से। इस चीज का आपको ध्यान देना है। वैसे इस बैच में आपका इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा ग्रामर देख लूं। आर यू नॉट ashamed of telling I was told by the teacher that ग्रामर में मेहनत करनी पड़ेगी। एक्चुअली देखो, ये आपने ये इंटरेक्ट करना है ना, आपने इसको वॉइस चेंज कर दिया यहाँ पर। यस मैम। संदीप, आपने कभी कोचिंग नहीं ली ना? लास्ट हमने बात की थी तो मुझे ध्यान आ रहा है, कभी कोचिंग नहीं ली ना ग्रामर की आपने? मैम कम्युनिकेशन की ली थी, लेकिन ऐसे एज सच ग्रामर की तो नहीं ली मैम, खाली यूट्यूब में देखे थे मैम थोड़े बहुत लेक्चर। हम्म। आपने कितना अटेम्प्ट दिया है? ये आपका कौन सा अटेम्प्ट रहेगा 2024? मैम सेकंड। सेकेंड अटेम्प्ट रहेगा। एज क्या है संदीप आपकी? मैम 24। 24 है। हम्म। ग्रामर का आपको करना पड़ेगा संदीप। ठीक है, यस मैम। देखिए, ग्रामर, असली ग्रामर मैंने कब पढ़ा था? मैं थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ, मगर मैंने असली ग्रामर, मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड हो गया, मेरा एमएड भी हो गया। मुझे सिर्फ, मैं इंग्लिश मीडियम की रही हूँ स्टूडेंट, मगर मुझे ग्रामर की नॉलेज नहीं थी। मुझे असली ग्रामर की नॉलेज तब आई जब मैंने एमएड के बाद ग्रामर की कोचिंग दी दिल्ली मुखर्जी नगर। यस तब मुझे यस ग्रामर की टेक्निकलिटीज पता चली। जैसे हिंदी है, हिंदी मैं बोल पाती हूँ, आप बोल पाते हो, मगर अब मैं बोलूँ हिंदी का ग्रामर बताओ, जीरो है ना? यस मैम। सेम यही है। आप इंग्लिश बोल पाते होगे, आप इंग्लिश लिख पाते होगे, आप इंग्लिश समझ पाते होगे, मगर ग्रामर प्रॉब्लम। तो ग्रामर में आपको आपको वाकई में मेहनत करनी है ग्रामर में। ठीक है। यस मैम। और देखो, अब ये वाला जो आपने सेंटेंस लिखा है, ठीक है, ये सेंटेंस शुरू होगा कैपिटल लेटर से। सेंटेंस सही है आपका, सेंटेंस सही है। यस। ठीक है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, आपको सेंटेंस फ्रेम करना आता है, मगर अब इसके अंदर क्या ग्रामर पड़ी है वो आपको नहीं आएगा। गॉट इट? मैं क्या बोलना यस चाह मैम। रही हूँ? यू आर एबल टू फ्रेम अ सेंटेंस इन इंग्लिश, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन इंग्लिश, मगर यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट ग्रामर। ये आपका पूरा पता चल रहा है। कैपिटल लेटर पे आपको ध्यान देना है, स्पेलिंग में आप गलती नहीं करते हो। ओके, यहाँ पे गवर्नड होगा। ठीक है संदीप, कोई और क्वेश्चन? यस मैम। देखो, पहला मैम फीडबैक ये है, सुनो, पहला फीडबैक ये है, अपर जोन को इलोंगेट करो। दूसरा फीडबैक ये है कि अपने जो ग्रामर पे आपको काम करना है, राइट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है। यस मैम। तीसरा यस मैम। है, कैपिटल लेटर की प्रॉब्लम जबरदस्त है। तो जब आप यस राइटिंग मैम। करोगे, जैसे मैंने बोला ना, कॉलम से देख देख कर लिखना, तो उसमें देखना कहाँ पे कैपिटल लेटर है, कहाँ पे नहीं है, वैसे एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है आपको। ओके। यस मैम। यस हाँ, मैम। आप क्वेश्चन बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं इसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ मैम। मेरे को कोई भी जरूरत नहीं पड़ी, जैसे सीडीएस में था तो उसमें खाली ऑब्जेक्टिव टाइप के आते थे, तो हम्म। उसमें फिगर आउट कर लेता था मैं। हम्म। और जब बात कम्युनिकेशन की आती थी तो मैं आसानी से कम्युनिकेट भी कर लेता था लोगों के साथ। हम्म। तो मैं अभी जिस स्टेज में मैं हूँ, मेरे को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए जिससे कि मैं अपना ये जो मेरा ग्रामर पोर्शन है मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। देखो, अभी मैं आपको बताऊं, आपको ना, आप जिस तरह से बात करते हो, उससे आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि आप जो शब्दों का चयन करते हो, शब्दों को चबा चबा के बोलते हो, जिस तरह से, जिस लहजे में आप बोलते हो, तो एक
जब आप इंटरव्यू फेस करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने सुना आपने कम्युनिकेशन वाली भी क्लास की हुई है, राइट? यस मैम, यस अब मैम, आपको मगर रिटर्न क्लियर करोगे तभी तो पहुंचोगे इंटरव्यू में। तो यस मैम, रिटर्न क्लियर करने के लिए क्या करना है, पेपर 1 का तो आपको खुद ही करना है। पेपर 2 में आपको जो मैंने पहले बोला है, रोज लिखोगे बहुत केयरफुली, कॉशियसली आपको लिखना है कि हाँ यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं है तो मुझे यहाँ पुट नहीं करना है कैपिटल लेटर। दूसरा काम है अपने लेटर्स का जो अपर जोन है उसको इलोंगेट करना है। तीसरा, ग्रामर का, अगर आपको ग्रामर की कोचिंग लेनी है तो कोचिंग लो। अगर आपको लगता है कि ग्रामर की बुक से हो जाएगा तो ग्रामर की बुक लो, मगर आपको ग्रामर पे काम करना है, क्योंकि और ग्रामर में आप माइनस में हो, सही बताऊं तो ग्रामर यस में आपको मैम, कुछ नहीं आता है। जैसे मेरी हालत थी जब मैं ग्रामर यस, का क्लास फर्स्ट क्लास ली थी ना, मुझे उस समय पता चला मुझे ग्रामर में कुछ नहीं आता। अदरवाइज मैं अपने आप को बहुत तेज समझती थी ग्रामर में, ठीक है। यस, तो यस, फर्स्ट डे ही टीचर ने मुझे एक्सपोज कर दिया, ठीक है, कि एक यस, इंग्लिश मीडियम वालों स्टूडेंट्स में मेरे में भी था। आई नो अबाउट इंग्लिश, आई नो द टेक्निकलिटीज इन इंग्लिश, सब कुछ पता है, मगर यस मैम, नहीं पता है, नहीं पता है। तो आपको सच में ग्रामर के बारे में नहीं पता है, और आपको देखो, अगर संदीप आपको बुक से करना है तो बुक आप खरीदो, ठीक है। यस मैम, और अगर वीडियोस आप देखोगे तो सिंस आप शुरू करोगे तो आपके लिए बहुत टैक्सिंग होगा, क्योंकि जो मेरी वीडियोस है वो बहुत लेंदी वीडियोस है और बहुत स्लो है। सिंस आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप बोर हो जाओगे उस वीडियो को देखकर, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। यस, अगर आप शुरू में अगस्त से ही शुरू करते हैं तो दिक्कत नहीं होती। अब आपके लिए बेस्ट तरीका क्या है, बुक लो, पहले बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करो स्टेज बाय स्टेज। फर्स्ट स्टेप, बुक खरीदो, उसके बुक में पढ़ो, आपको सब समझ में आएगा। बुक में पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं समझ में आता मुझे फोटो खींच के भेजो। उसके बाद वो खत्म हो जाता है, उसके बाद आप चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स ले सकते हो, फिर प्रीवियस ईयर का ले सकते हो, ऐसे करते हो। मगर ग्रामर पे आपको करना पड़ेगा काम। मैम कौन सी बुक सही रहेगी? देखिए, जो मेरी जो बुक है वो सीएपीएफ के लिए ही है, चेकमेट ओके इंग्लिश मैम, ग्रामर बुक, वो सीएपीएफ के लिए है। अंडरस्टूड, हाँ, तो वो आप ले सकते हो। वीडियोस लेना है, मगर वीडियोस बस वही है कि बहुत आपको देखना पड़ेगा, वीडियोस बहुत लंबे लंबे 2.5 घंटे। सौरभ है ना, सौरभ ने ज्वाइन किया हुआ है ना, लंबे लंबे वीडियोस है सौरभ। सौरभ नहीं है, एनीवेज वीडियोस लंबे लंबे हैं, ठीक है। 100 वीडियोस है, बहुत मुश्किल है कंप्लीट करना। बेस्ट है, बुक लेना ही पड़ेगा आपको, यस ठीक है। मैम, और यस मैम, नो मैम, थैंक यू। ओके, और कोई क्वेश्चन, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? फाइन, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है, और हम फिर कल मिलते हैं। और कल का शेड्यूल आपके पास है ही, और ऐसे ही 3:30 बजे क्लास शुरू होगी। फाइन, ओके देन, थैंक यू वेरी मच। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।